नसों में होता है, पीछे से नसें सूखने लगती है और जो लॉस ऑफ विजन हो जाती है इसमें, हम उसको रीगेन करना बहुत ही टफ होता है, किसी भी डॉक्टर टीम के लिए भी, पेशेंट के लिए उसको दोबारा प्राप्त करना। तो सबसे गंदी बीमारियों में अगर हम माने, ठीक है ना, आँखों की, तो ग्लूकोमा है, जिसको हम काला मोतिया कहते हैं। नहीं, आँखों के व्यायाम से जो है लेंस और जो सर्जरी वाली समस्या है वो खत्म नहीं हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप और मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा। लाली मेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। ये कहावत अक्सर आई फ्लू के रोगियों के लिए कही जाती है, लेकिन आज जो हम जिक्र आपसे करने वाले हैं वो आंखों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। आंखें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और यदि मैं बात करूं कि शरीर की, तो आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इन आंखों की गंभीर समस्या होने के बावजूद, गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी अक्सर हम उस बीमारी को सहजता से नहीं ले पाते, गंभीरता से नहीं ले पाते। और यही कारण है कि आई फ्लू के रोगी की और आंखों के रोगियों की संख्या दिनों दिन जो है बढ़ती चली जाती है। आज इन्हीं समस्याओं को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान आलम जी। उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन मेरा सबसे सवाल पहला आपसे यही है कि अक्सर मैंने देखा है कि आंखों को जितना आराम मिलना चाहिए उतना आंखों को हम आराम नहीं दे पाते। तो आंखों को हमें कितने घंटे या कितना समय आराम देना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आराम देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आँखों को आराम नहीं देंगे तो उसमें कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है, जैसे आँखों में सूखापन होना या आँखों में जलन होना, थकावट फील करना। ये सब चीज़ें अगर आँखों को आराम नहीं देने पे दिक्कत आती है, तो 6 से 8 घंटे 10 घंटे तक आँखों को आराम देना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर एक स्वस्थ इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटे तक आँखों को आराम देना चाहिए। टीवी, मोबाइल और लैपटॉप के इस युग ने छोटे बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा है। इनसे आने वाली परेशानियों के बारे में विस्तार से बताएं। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी स्क्रीन वर्क करने से आँखों में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, और हमारे छोटे बच्चे अभी इन बीमारियों से सफ़र भी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहली बात कि जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल वगैरह यूज़ करता है या स्क्रीन वर्क ज़्यादा करता है, टीवी ज़्यादा देखता है, तो उनकी आँखों में ड्राइनेस की संभावना होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। ड्राई आइज़ होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे ब्लिंकिंग फास्टली करने लगता है, आँखों को बार-बार झपकने लगता है, क्योंकि उनकी आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होती है, चुभन होती है आँखों में। तो अपनी आँखों को रिलैक्स करने के लिए, आँखों को रिलैक्स पोजीशन पे लाने के लिए वो बार-बार ब्लिंक करती है, अपनी आँखों को झपकती है, जिससे उनके माँ-बाप जो है कंप्लेन लेके आते हैं कि मेरे बच्चे बहुत बार-बार आँखों को झपकता है। तो इसमें यही है कि बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन वर्क से बचाइए और ड्राइनेस होने से बचाइए, नहीं तो बच्चे ब्लिंकिंग करेंगे, क्योंकि उनकी आँखों में दर्द और सिलियरी मसल्स थक जाती है। हमारी जो आँखों की मसल्स होती है वो थकने के कारण उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, उस पेन से आराम पाने के लिए वो बार-बार ब्लिंकिंग करता है। खासतौर पर देखा गया है डॉक्टर साहब कि माइनर श्रेणी के जो बच्चे हैं वो अक्सर आंखों की बीमारियों से, और उसका मुख्य कारण जो बताया गया है वो लैपटॉप, मोबाइल फोन, इनका बताया गया है। तो किस प्रकार के रोगों से वो ग्रसित हो जाती है? देखिए, जो बच्चा ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करता है तो उनको मायोपिया होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, जिसको हम कहते हैं कि दूर में बच्चे को दिखना कम हो गया, यानी निकट दृष्टि दोष बोलते हैं उसको, मायोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। और बच्चों को दूर में देखने की समस्या आने लगती है और चश्मे का नंबर आ जाता है उन बच्चों को। तो मोबाइल से सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है, मायोपिया क्रिएट होने का चांसेस रहता है। दूसरी बात, स्क्विंट प्रॉब्लम आती है, बहंगापन, जिससे आंखें भागने लगती है, कभी बाहर की तरफ चली गई, कभी अंदर की तरफ कॉर्निया चली जाती है, जो पुतली होती है हमारी। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में स्क्विंट बोलते हैं, और बहंगापन अमूमन बोला जाता है गांव में कि ये बहंगापन हो गया, आंखें दूसरी तरफ भाग रही है, देख कहीं रहे हैं और जा रही है कहीं, तो इसको हम स्क्विंट कहते हैं। तो ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप या स्क्रीन वर्क जो बच्चा ज़्यादा करता है उसको अमूमन मायोपिया और स्क्विंट प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आंखों का सूखना, चिड़चिड़ापन होना, सिर का पेन,
क्या ये आंखों की बीमारी से संबंधित? बिल्कुल संबंधित है। इसको विस्तार से बताएं। आँखों में ड्राइनेस जो है ये मोबाइल, लैपटॉप या डस्टी एटमॉस्फेयर, हॉट एटमॉस्फेयर, या हम बाइक वगैरह चलाते हैं, बड़े लोग जो यंग पर्सन होते हैं, विदाउट हेलमेट बाइक का चलाना, विदाउट सनग्लासेस बाइक का चलाना, जी। जो एयर के कांटेक्ट में, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में हमारी जो आंखें आती है, पुतली आती है, जी। तो उससे हमारी आंखों में ड्राइनेस की संभावना बढ़ती है। जो आंखों की टीयर की लेयर होती है वो सूखने लगती है, जिससे आंखों में भारीपन होना, चुभन होना, सर दर्द होना, चिड़चिड़ापन रहना, ये एक कॉमन इन चीज़ों के कारण मतलब फ़ील करने लगता है जो जी, भी जी। पर्सन हो इस चीज़ से सफ़र करता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे यंग एज के पर्सन हो या ओल्ड एज के पर्सन हो। तो हम लोगों को मोबाइल, लैपटॉप डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट से, चाहे वो एसी के एयर के कॉन्टैक्ट से हो, चाहे कूलर के एयर के कॉन्टैक्ट से हो, चाहे हम बाइक वगैरह से सफ़र करते हैं, उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। या तो सनग्लासेस लगाएँ या प्रॉपर हम जो हेलमेट लगा के ड्राइव करें। डस्ट वगैरह से बचाएँ अपनी आँखों को। डॉक्टर साहब, आंखों के जो व्यायाम होता है, क्या आंखों के व्यायाम से वो सब संभव है जो लेंस और सर्जरी से संभव हो सकता है? नहीं, आँखों के व्यायाम से जो है लेंस और जो सर्जरी वाली समस्या है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। सर्जरी वाली जो समस्या आती है, एक्चुअल में जो हमारी आँखों में भगवान के द्वारा जो दिया गया लेंस होता है जिससे हम आप देखते हैं, वो उसमें ओपेसिटी आ जाने से, गंदगी या फैट आ जाने से, या उसमें वो क्लियरिटी नहीं होती है रेज के क्रॉस करने की, तो जिसके कारण डिमनेस ऑफ विजन हो जाती है, देखना कम होने लगता है, ठीक है ना, ब्लरनेस ऑफ विजन होती है। तो वो लेंस के ट्रांसप्लांटेशन से ही संभव है। जी, जी, हम उनको आईओएल बोलते हैं, जो इंट्राओक्यूलर लेंस है। जी। वो जब हम नेचुरल लेंस को रिमूव करके उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस सोल्ड करते हैं, तभी फिर कोई भी ओल्ड एज पर्सन जो मोतियाबिंद से सफ़र करता है तो उसके बाद वो देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल आपने क्वेश्चन किया कि क्या हम इस टाइप की प्रॉब्लम को एक्सरसाइज से, क्वेश्चन सर ये था, मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या व्यायाम से हाँ, वह सब संभव है जो लेंस और सर्जरी से संभव हो सकता है? नहीं, व्यायाम से संभव नहीं है। लेंस और सर्जरी से हम मोतियाबिंद को ठीक करते हैं। व्यायाम से हम अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चश्मे के नंबर से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अपने आँखों को दर्द होने से, इरिटेशन होने से, हेवीनेस से बचा सकते हैं व्यायाम से। पेन एक्सरसाइज वगैरह है, और भी कई व्यायाम है जो कि हम करवाते हैं पेशेंट को, और करना भी चाहिए। उससे हमारी जो सिलियरी मसल्स होती है, हमारी आपकी आंखें जो है 6 मसल से बंधी हुई होती है, उनके थकावट से ही कई सारी समस्या होने लगती है। तो व्यायाम से हम उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, और जिससे हमारे नंबर आने की संभावना कम हो जाएगी, स्क्विंट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, हमारी आंखों की ताकत बढ़ जाएगी, कन्वर्जेंस बढ़ जाती है, किसी चीज़ को फोकस करने की ताकत बढ़ जाती है। तो व्यायाम से हम ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लेंस वाली समस्या को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें मुझे लेंस में सर्जिकल प्रोसेस में लेंस लगाना ही पड़ेगा, जिनको मोतियाबिंद वगैरह हो जाने पे। डॉक्टर साहब, चश्मे का जो लास्ट नंबर होता है, यदि मैं बात करूँ तो लास्ट नंबर कितना होता है, और क्या उस चश्मा हटाया भी जा सकता है, उसको संभव है, ऐसी प्रक्रिया है संभव? बिल्कुल है। देखिए, लास्ट नंबर तो ऐसे मेडिकली कोई माना नहीं गया है लास्ट नंबर, बट जो एक हाई पावर नंबर माना गया है वो स्फेरिकल नंबर में +20 है, और मायोपिक केस में स्फेरिकल प्लस में 20 है, और माइनस में भी 20 नंबर तक को एक ट्रायल सेट आता है हम लोगों के जांच के लिए, हर डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास होता है, तो उसमें 20 नंबर तक हाईएस्ट नंबर दिया जाता है। तो हम 20 नंबर तक किसी भी पेशेंट को प्लस या माइनस का दे सकते हैं। और सिलेंड्रिकल नंबर, जिनको एक्सिस का नंबर होता है, जिसमें एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन बनती है कि हम एक मेरिडियन को तो स्फेरिकल नंबर से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्सिस का भी नंबर होता है, तो उसमें हम -6 तक तो मेडिकली है, बट 4, 5, 6 तक, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। प्लस हो या माइनस का नंबर हो, इतना तक दे सकते हैं। किसी बड़े नंबर वाले आंखों की रोशनी क्या ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे एक तो हम अगर 10 या 11, 10, 11, 12 तक, 10 नंबर तक तो जो लेजर से हम उसको कंट्रोल करते हैं। लेजर एक टेक्निक आई हुई है अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो लेजर ऑपरेशन से हम हाई नंबर को हटा सकते हैं, चश्मे के नंबर को। और अगर जिनका 10 से भी बहुत ज़्यादा नंबर है और सिलेंड्रिकल नंबर बहुत ज़्यादा है,
तो उसमें हम एक आईसीएल का ऑप्शन लेते हैं, इंट्रा कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं उसको। एक सर्जिकल प्रोसेस है, जैसे कि हम कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं मोतियाबिंद की, उसी तरह उसमें इंसिजन लेके आईसीएल को इनपुट कर देते हैं। तो हाई नंबर, चाहे वो 18 नंबर हो, 16 नंबर हो, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं आईसीएल के ऑप्शन जी। से। चश्मा हटाने के लिए कौन सी सर्जरी अच्छी होती है, और क्या बगैर सर्जरी के चश्मा हटाया जा सकता है? सर, बगैर सर्जरी का तो चश्मे का नंबर हटना पॉसिबल थोड़ा बहुत कम ही है। बहुत कम लोगों का नंबर जो है डिक्रीज करता है, जो भी नंबर होता है। किसी की लाइफ स्टाइल अगर बहुत अच्छी है, हेल्दी लाइफ है, डाइट अच्छा है, तो जो हल्का नंबर होता है वो कम हो सकता है। लेकिन बहुत हाई नंबर को हम लेजर, एक टेक्निक है मैंने अभी पहले बताया, लेजर ऑपरेशन के द्वारा हम उसको हटा सकते हैं 10 नंबर तक। अगर उससे भी हाई नंबर है किसी को, तो फिर उसको हटाने के लिए आईसीएल एक सर्जिकल प्रोसेस है, जी, जी, जी। उससे हम हटा सकते हैं उनको। लेजर भी एक सर्जिकल प्रोसेस है, बट ये नॉन इंसिजन सर्जिकल प्रोसेस है, इसमें हम कट नहीं करते हैं आइस में। आंखों की सर्जरी की बात करूं मैं, तो आंखों की सर्जरी में लेंस के अंदर या सर्जरी के अंदर कितना पैसा लगता है? सर, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अपने विस्तार अपने, विस्तार हाँ, से मैं विस्तार से जानना चाहूंगा। देखिए, आँखों की सर्जरी का जो अलग-अलग पैकेज है सर, वो इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड करता है, हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है कि अगर किसी चीज़ की सर्जरी का मैं 20,000 ले रहा हूँ, तो उसी सर्जरी का कोई दूसरा डॉक्टर या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है 30 भी ले सकता है। लेकिन अमूमन जो बेस्ट क्वालिटी लेज़र सर्जरी है, वो 35,000 से लेके 80,000 सवा लाख तक की पैकेज है, ठीक है ना? जो स्टार्टिंग पैकेज है, कई जगह 15,000 20,000 में भी लेसिक पॉसिबल है, बट वो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की लेसिक होती है, लेजर ऑपरेशन। जो कॉन्टूरा लेसिक वगैरह है, तो वो 50,000 के पैकेज से अमूमन दिल्ली या एनसीआर एरिया में हॉस्पिटल प्राइस वेरी करता है, अलग अलग हॉस्पिटल की, ठीक है ना? मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ सर, सबका अपना एक पैकेज होता है। तो 50,000 से लेके 1 लाख सवा लाख तक बेस्ट से बेस्ट लेसिक सर्जरी पॉसिबल है। आंखों के 4 बड़े रोग बताए गए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आंखों के 4 बड़े रोग कौन कौन से होते हैं? देखिए, आँखों में तो ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन उसमें जो मेजर प्रॉब्लम है 4 बड़े रोगों में आता है, तो एक काला मोतिया जो हम लोग जानते हैं, जी। अमूमन कहते हैं काला जी, मोतिया, जी, जी, जी। जिसको ग्लूकोमा कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में। जी। तो इसमें आईओपी इंक्रीज़ कर जाता है किसी भी पेशेंट का, इंट्राओक्युलर प्रेशर, जिससे हमारी आई बॉल जो है एक फॉर्म में रहती है, तो उसके एराइज़ करने से काला मोतिया बनता है। और इनका डायरेक्ट असर जो होता है नसों में होता है, पीछे से नसें सूखने लगती है, और जो लॉस ऑफ विज़न हो जाती है इसमें, हम उसको रीगेन करना बहुत ही टफ होता है, किसी भी डॉक्टर टीम के लिए भी, पेशेंट के लिए उसको दोबारा प्राप्त करना। तो सबसे गंदी बीमारियों में अगर हम माने, ठीक है ना, आँखों की, तो ग्लूकोमा है, जिसको जी। हम काला मोतिया कहते जी, हैं। जी, जी। सेकंड में आप रेटिना प्रॉब्लम ले सकते हैं, किसी इंजुरीज़ के कारण या अदर किसी भी रीज़न से अगर आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और पर्दे का पीछे का जो पर्दे का हिस्सा होता है, उसमें क्लॉटिंग हो जाना, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना किसी चोट के कारण, या फिर बीपी शुगर के ज़्यादा हो जाने से भी ये दिक्कतें आती है। पोस्टीरियर पार्ट में क्लॉटिंग आ जाती है, हेमोरेज आ जाती है, ब्लड वेसल्स क्रैक कर जाती है। तो ये भी आँखों की एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ में आती है, ठीक है ना? तो रेटिना प्रॉब्लम भी जिनको भी होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ है आइज़ की। दूसरी बात मोतियाबिंद का, मोतियाबिंद भी अगर किसी को हो जाता है, तीसरी जो प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम विदाउट सर्जरी नहीं हटा सकते, किसी भी मेडिसिन से इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इस बीमारी को नहीं हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, तो इसमें भी सर्जिकल ऑप्शन लेना पड़ता है सर। तो ये तीन तो मेन है। उसके बाद और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कॉर्नियल अल्सर जो है, अगर किसी चोट के कारण हमारी कॉर्निया में पुतली पे सफ़ेदी आ जाए और हम कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं उसके कारण, तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी आँखों की सुरक्षा करनी चाहिए हर चोट से। और अगर फिर भी कॉर्निया में किसी कारण से, अगर बहुत ज़्यादा इंजुरीज़ के कारण या किसी केमिकल के कारण या किसी डस्ट पार्टिकल के चले जाने से, किसी इंसेक्ट के चले जाने से दिक्कत आती है, तो कॉर्नियल अल्सर बन जाने के बाद कॉर्निया की समस्या भी एक मेजर समस्या है। उसको भी हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन से उसको क्योर करना पॉसिबल नहीं है सर। ऐसा मैं अक्सर देखता हूँ, खास करके जो 50 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, या फिर आम आदमी भी है। तो मैं देखता हूँ कि आँखों के नीचे काले घेरे बनने शुरू हो जाते हैं, और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि 30-30
35-35 साल की आयु वाले, 25 से ऊपर के की आयु वालों के बच्चों में भी आजकल ये काले घेरे की शिकायत होने लगी है। ये किस बीमारी का नाम है? देखिए, जो काले घेरे का जो बनना है, ये एक तो सर आनुवंशिक होता है, जेनेटिकली होता है। अगर आपके पीछे फैमिली बैकग्राउंड में किसी को अगर उस टाइप की आई ऑर्बिटल एरिया पे डिपेंड करता है ये, जिनकी आँखें बड़ी होती है और ऑर्बिटल बोन जो है चौड़ी है उनकी, तो उनमें काले घेरे बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब आनुवंशिक भी हो सकता है। दूसरी बात कि लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं होने के कारण कि हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, अगर हम सो नहीं रहे हैं सही ढंग से, तो इससे भी काले घेरे बनने का चांसेस रहता है। और मोबाइल, टीवी वगैरह ज़्यादा देखने वाले बच्चों में या यंग पर्सन में भी काले घेरे बनने की संभावना होती है और बनती है इन चीज़ों से। तो हम लोगों को मोबाइल वगैरह कम यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात कि 6 से 8 घंटा प्रॉपर नींद लेना चाहिए। अगर हम नींद कम लेंगे तो डार्क सर्कल बनना ही है। हम अपनी आँखों को रेस्ट अच्छी तरीके से दें। अगर कंप्यूटर वर्क या अदर कोई स्क्रीन वर्क बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूअसली करते हैं, जैसे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो बीच में एक शॉर्ट इंटरवल लें 2 घंटे में और फ्रेश वाटर से, क्लीन वाटर से 1-2 बार आइज़ को क्लीन करके रीवर्क में 5 टू 10 मिनट्स के बाद फिर अगेन वर्क स्टार्ट करें। तो इससे हम डार्क सर्कल से बच सकते हैं। आँखों को आराम देना डार्क सर्कल से बचने का बहुत ही बड़ा ये है। दरअसल डार्क सर्कल की आपने बात की, तो ये किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? एक्चुअल में ये विटामिन बी 12, विटामिन ई, डी और के की कमी से होती है। इसको तो ठीक करने का कोई भी रास्ता, कोई भी उपाय होता है? सर, इसको ठीक करने के लिए तो सबसे पहली बात कि जो मोबाइल वगैरह का यूज़ है अननेसेसरी यूज़ ना करें ज़्यादा घंटे तक। जी। दूसरी बात, नींद प्रॉपर लें हम आप हर कोई, ठीक है ना सर? दूसरी बात, जो विटामिन्स मैंने बताया आपको कि ये जो विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, के की कमी से और बी 12 की कमी से होती है। तो इन चीज़ों को हम प्रॉपर डाइट में शामिल करें। विटामिन डी हम आप सब जानते हैं कि धूप की रोशनी में है। हम आधा घंटा, 1 घंटा धूप में अगर बैठ सकते हैं, ख़ास करके अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, इन मौसम में बच्चे को भी बैठाएँ, खुद भी बैठें, तो आपकी बोन के लिए भी ठीक है, आँखों के लिए भी ठीक है। विटामिन डी की ज़रूरत आँखों को बहुत ज़्यादा होती है। सूरज की रोशनी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो हम सूरज की रोशनी में जाके बैठें, सनलाइट में जाके बैठें, थोड़ी देर बिताएँ। बी 12 में यही है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप बनाना हो गया, केला वगैरह लीजिए, ठीक है जी। ना? उससे आपकी जो ये दिक्कत है, डार्क सर्कल की कम हो जाएगी। और केला अगर केला खाने से। हाँ, केला वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बी 12 वगैरह पाया जाता है, आयरन वगैरह है। और ये आपने केले की बात की, तो हाँ, ऐसे लोगों को केले की क्वांटिटी हाँ, एक दिन में थोड़ी-सी कितने केले हाँ। खाने चाहिए? सर, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा केले खाने से भी ओबेसिटी होने की चांसेस रहता है, तो आप 2-3, 4 केले तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह-शाम ले सकते हैं, मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग टाइम पे आप ले सकते हैं। मैंने बुजुर्गों से सुना है हुँ, कि जो बच्चा रोता है या चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, हुँ, या जो युवावस्था में जो बच्चा रोता है, हुँ, उसके रोने की वजह से भी उसके सर्कल, काले सर्कल जो है ना शुरू हो जाते बिल्कुल। हैं, क्या ऐसा है? एक्चुअल में क्या है, जब बच्चा रोता है, तो उससे आँखों में स्वेलिंग आती है और वो पानी जो है स्किन तक आती है, हमारी आईलिड पे आती है, ठीक है ना? तो उससे स्वेलिंग रहना और स्किन का डार्क होना एक स्वाभाविक लक्षण है। तो बच्चों को ज़्यादा रोने से भी बचाना चाहिए। अगर हमारे, आपके या किसी भी पर्सन के आइज़ के लिड पे अगर स्वेलिंग रहेगी, तो उससे डार्क सर्कल बनने का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अननेसेसरी बच्चों को ना रोने दें और इससे बचाएँ तो अच्छा है, डार्क सर्कल से एक भी एक बचा आजकल जाता है। महिलाओं में इतनी बीमारी देख रहा हूँ, और वो बीमारी है आँख के आसपास मांस का बढ़ना। हुँ। उसको कौन सी बीमारी का रूप देते हैं? देखिए, मेडिकल टर्म में उसे टेरिज़ियम बोलते हैं। आँखों के ऊपर मसल्स का ग्रोथ कर जाना, मेडिकल टर्म टेरिज़ियम है और हम अपने गाँव के भाषा में अगर उसे बोलें तो नखूना बोलते हैं उसको, जी। कि आँख के ऊपर मांस का टुकड़ा बढ़ गया है। ये एक्चुअल में डस्टी एटमॉस्फेयर के कारण होता है। जैसे हम डस्ट में खेती-बाड़ी का काम करते हैं या कहीं पे भी सफ़र करते हैं, कुछ मेरी आँखों में या आपकी आँखों में जी, चला डॉक्टर गया। साहब, आपने कहा कि डस्ट वाली बात आपने कहा, लेकिन मैंने तो ऐसे महिलाओं को, ऐसे लोगों को देखा है जिनका डस्ट का कोई काम नहीं, जो जिनका आवागमन भी हवाई एयर टाइप में रहता है, हुँ। हवाई जहाज में रहता है, विमान उसका यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी उनके यहाँ मांस का लोथड़ा बढ़ जाता है, तो उसका वो रबिंग करने से होता है। जैसे कि कभी कोई आँखों में आपकी पेनफुल आइज़ होगी, जी। ठीक है ना? और आपने आइज़ को बहुत ज़्यादा ज़ोर से रब कर दिया, तो कंजंक्टिवा में वहीं पे स्वेलिंग आना शुरू हो जी, जाता है। जी। उसके कारण वहीं पे एक्स्ट्रा मसल्स ग्रोथ करना शुरू हो जाता है
और रबिंग दो ही रीजन से होती है। जब आपकी हमारी आंखें थकती है तो हम आंख को रफ करने की कोशिश करते हैं रिलैक्स करने के लिए, या हमारी आपकी आंखों में कोई इंसेक्ट, कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी चला जाता है तो हम रफ कर देते हैं अननेसेसरी। तो वहीं पे कंजंक्टिवा में स्वेलिंग आने के साथ साथ एक्स्ट्रा मसल्स का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत हल्के पॉइंट से शुरू होती है, फिर हम आप उसको उतना केयरफुली नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो धीरे धीरे ग्रोथ करके हमारे काले वाले भाग में आ जाता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो उसमें आने के बाद फिर सर्जिकल ऑप्शन ही इसका भी इलाज है। मेडिसिन से कंट्रोल नहीं कर सकते, इस मांस के टुकड़े को भी रिमूव करना पड़ता है सर्जिकल ऑप्शन से। डॉक्टर साहब, आपने आंखों की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन मेरा एक अब आपसे आखिरी सवाल है, और वो सवाल है कि मैंने बुजुर्गों सुना है और खासकर योगार्थियों से मैंने सुना है कि जब हम रात को सोते हैं और रात को सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि मुंह की बासी लार को यदि हम आंखों में पेस्ट के रूप में डाल लें तो निश्चित रूप से हमारी जो आंखों की रोशनी है वो काफ़ी हद तक उसकी बीमारी जो हमारी आंखों की ठीक हो सकती है। इसके बारे में देखिए, जो बुजुर्गों ने कहा है ये प्रैक्टिकली होती है उन लोगों की। जो भी बुजुर्ग होते हैं वो किसी भी चीज़ को कहते हैं तो प्रैक्टिकली वो पहले कर चुके होते हैं, उसके बाद ही हमसे वो बात शेयर करते हैं। तो मैं उसको मेडिकल टर्म में तो ये चीज़ें नहीं है, बट जो बुजुर्गों की बातें हैं उसको मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो लार में है, थूक में लुब्रिकेंट होती है, ठीक है ना, मॉइस्चराइज होती है। तो जब हम अपनी आँखों में लगाते हैं तो कॉर्निया के लेयर पे लुब्रिकेंट जो टीयर लेयर्स है उसमें वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो जो ड्राइनेस की संभावना है, आँखों में पेनफुल आइज़ होने की या रेडनेस वगैरह, इसमें काफ़ी रिलीफ़ मिलता है इन चीज़ों से। तो इससे फ़ायदा होता है, ठीक है ना। अब कितना होता है सर, मेडिकली ये चीज़ें तो मैं नहीं जानता, प्रैक्टिकली ही बता सकता हूँ इसके बारे में कि जो बुजुर्ग मेरे भी ताऊ चाचा बोलते हैं कि नहीं ऐसा करने से। आपने सुना है बुजुर्ग? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सुना हूँ। मेरे पास कई पेशेंट आते भी हैं, कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब मैं इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मैं उनकी बात से सहमत भी होता हूँ कि नहीं ठीक है, आप जो भी इस तरीके को आयुर्वेदिक चीज़ों को अपना रहे हैं, तो आप इसको अपनाइए, उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता होगा तभी आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमरान आलम जी, जिन्होंने डॉक्टर के पेशे के रूप में और नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में आंखों की बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया। ऐसी किसी खास हस्ती से एक बार हम फिर मुलाकात करेंगे। अगली मुलाकात के लिए कैमरामैन नरेश खोवाल के साथ प्रथम शर्मा। थैंक यू।